हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम शुभांगी शर्मा है और इस वीडियो के द्वारा स्टूडेंट्स हम लोग हिस्ट्री और कल्चर का ट्रेंड एनालिसिस समझने की कोशिश करेंगे। Students, as we all know, history and culture is a very important and intrinsic part of your prelim syllabus, wherein almost 20 questions come from this particular subject. तो इसकी तैयारी हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं और ये हमारे एग्जाम का इतना एमिनेंट पार्ट है कि इसकी स्ट्रैटेजी और इसको कैसे प्रिपेयर करना है इसका हमें एक प्रॉपर अंदाज होना चाहिए। तो चलिए समझते हैं कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैसे टैकल करना चाहिए। Now students, as you can see in front of your screen, we have the list of topics that we are going to cover as a part of this video's discussion. Now, whenever we start with any particular subject, be it for your prelims examination or be it for your mains examination, students, the first and most important thing with which you should be extremely clear is the syllabus of the examination. अगर आपको सिलेबस की अच्छी नॉलेज है, अगर आप सिलेबस को ठीक से समझते हैं, तो आपको हमेशा पता रहेगा कि मैं जो टॉपिक पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ वो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है क्या, इसको कितना टाइम देना चाहिए एंड सो ऑन. Apart from that, students, the next thing that we are going to cover is going to be the weightage of history and culture questions in your prelims examination. अगर हमें ये अंदाज रहता है कि भाई किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है, उसके कितने सवाल आ रहे हैं, तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि अपनी साल भर की प्रेपरेशन में उसको कितना टाइम दिया जाए. Apart from that, students, we are also going to have a discussion about the cutoff marks. Now, these cutoff marks, students, are not pertaining to subject. This is your overall cutoff for the prelims examination. इसका क्या यूज रहेगा, इसको हम आगे वीडियो में देखेंगे. Apart from that, students, finally, we are going to talk a little bit about the strategy, how you should cover history and culture, what you should cover within history and culture, and a relevant book list. तो चलिए स्टूडेंट्स, इस माइंड मैप के साथ अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम प्रीलिम्स का एक कटआउट देखते हैं कि भाई प्रीलिम्स के जो एग्जाम है यूपीएससी ने एग्जैक्टली हमारे को सिलेबस के बारे में क्या बता रखा है. तो आपके सामने स्क्रीन पर अगर आप सेकेंड पॉइंट देखेंगे, इफ यू लुक एट द सेकेंड पॉइंट, इट सिंपली सेज इन अ सिंगल लाइन दैट एज अ पार्ट ऑफ योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, हिस्ट्री विल एंटेन हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट. टेक्निकली अगर हम देखें तो इसके अंदर हमें कोई भी डेफिनेशन नहीं दी हुई है कि भाई हमारे को क्या पढ़ना चाहिए, क्या टॉपिक्स हैं, इसके अंदर कौन सा टाइम पीरियड आएगा, एटसेट्रा. लेकिन स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास में पुराना इतना सारा डेटाबेस है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, इससे हमने एक डिटेल्ड सिलेबस की लिस्ट निकाल रखी है. यहाँ पर स्टूडेंट्स एंशिएंट इंडिया के सिलेबस से स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली जैसा कि हम सब जानते हैं, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट हिस्ट्री, हिस्ट्री के अंदर इंडियन हिस्ट्री में हमारे पास में एक तो एंशिएंट पीरियड है, उसके अलावा हमारे पास में मिडिवल पीरियड है, और उसके अलावा हमारे पास में कॉलोनियल पीरियड है जिसमें ब्रिटिशर्स ने हमारे देश पर राज किया था. इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स हम एक सब टॉपिक और लेके चलते हैं जिसे हम बोलते हैं आर्ट एंड कल्चर. आर्ट एंड कल्चर के अंदर आपके किस तरह के टॉपिक्स आते हैं, भाई इंडिया के अंदर जो फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हो गए, किस तरह की किताबें एंशिएंट मिडिवल कॉलोनियल पीरियड के अंदर लिखी गई थी, डांस ड्रामा का ट्रेडिशन, एटसेट्रा. तो ये लगभग आपका प्रीलिम्स का टोटल सिलेबस बनाता है. वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो वो आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है. प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री नहीं पूछी जाती है, इसलिए हमारा फोकस सिर्फ इन 4 डोमेन्स पर रहेगा. अब हमारी स्क्रीन पे सबसे पहले एंशिएंट इंडिया का सिलेबस है. Now, students, when we talk about ancient India, it seems bit clustered. Nothing is something which is in a chronological manner, and there are too many topics out of which we feel कि यार इतने सारे topics हैं, question तो 2 से 3 ही आते हैं, तो मुझे क्या coverage करनी चाहिए. आपकी स्क्रीन पे मैंने आपको एक पूरा comprehensive syllabus दिया है. Here, students, we start with understanding how do we derive history. As a part of it, students, you have to understand what are the sources that are used in order to derive history of India, and these will include your literary and archaeological sources. Literary sources मानी किताबें,
और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आपके किसी भी तरह के मटेरियल रिमेन्स आ सकते हैं, चाहे वो पॉटरी हो गई, चाहे वो इंस्क्रिप्शन हो गए, चाहे वो कॉइन्स हो गए, एटसेट्रा। उसके बाद में स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है दैट इज गोइंग टू बी हड़प्पन सिविलाइजेशन। लेट मी टेल यू समथिंग, प्लीज लीव स्टोन एज ऑल टुगेदर। Within Stone Age, you will rarely find any question from your prelims examination. तो आपका जो पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक पीरियड है वो आपको प्रीलिम्स के स्पेसिफिक नहीं है। इसमें से सिर्फ आर्ट का पार्ट हमारे को निकालना है, बाकी उसके अलावा स्टोन एज में से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे पास में सोर्सेस समझने के बाद जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सीधे आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन होगी, और हड़प्पन सिविलाइजेशन का मैच्योर फेज जो है वो हमें ध्यान से देखना है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ साथ जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स कुछ चैल्कोलिथिक कल्चर्स जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद में हमें देखने को मिलते हैं और वैदिक पीरियड से पहले देखने को मिलते हैं। Apart from that, we have topics such as later Vedic period and Vedic period. Then we have the second urbanization period जिसके अंदर हम देखते हैं महाजनपद बने और इंडिया में पहली बार फॉरेन इन्वेजन्स होते हैं जिन्हें हम ईरानियन और मैकेडोनियन इन्वेजन्स बोलते हैं। सेकेंड अर्बनाइजेशन के तहत ही स्टूडेंट्स वी सी दैट देयर इज आल्सो राइज ऑफ टू मेजर हेटेरोडॉक्स रिलीजन्स इन आवर कंट्री विच इज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। नाउ स्टूडेंट्स दिस इज वन टॉपिक जिसके ऊपर आप 1 2 3 4 5 जितने भी स्टार्स लगा लीजिए वो कम पड़ेंगे। वाई? बिकॉज दिस इज वन टॉपिक दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू योर प्रिलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। एवरी ईयर अगर आप पीछे के 5 साल के पेपर उठाकर देखेंगे, हर साल मिनिमम 1 से मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आपके जैनिज्म और बुद्धिज्म से आते हैं, और इसीलिए स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर टॉपिक को तो हमें बहुत ही ध्यान से और बहुत ही डेप्थ के अंदर पढ़ना है। Apart from that, students, after the second urbanization, our country experiences the first biggest empire, and that is the Mauryan Empire. Then, students, we have the post-Mauryan period in which we see that a big centralized empire has broken down, and instead we have small kingdoms that are flourishing in different parts of India, such as the Indo-Greek dynasty, such as Satavahanas, such as Shungas, etc. इसी सेम पीरियड को जिसको हम पोस्ट मॉरियन पीरियड बोल रहे हैं, इसी सेम पीरियड में डीप साउथ के अंदर, डीप साउथ की अगर हम बात करें तो एरियाज लाइक केरला एंड तमिलनाडु, उन एरियाज के अंदर हम देखते हैं कि संगम पीरियड चल रहा है। संगम पीरियड चल रहा है एंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक स्टूडेंट्स इज डिफाइंड एज द हिस्ट्री ऑफ डीप साउथ. Now, the Sangam period, students, is as important as Jainism and Buddhism. It is important even from the art and culture perspective because Sangam literature is a very intrinsic part of our early secular literature. After this chaos, not really chaos, but after the period wherein we see small kingdoms dominating India, once again in the 3rd century AD, you will find another centralized empire rising, which is the Gupta Empire, and that is your next very important topic. Followed by that, students, we again have a period in which there is rather chaos and there are only small kingdoms again dominating the Indian subcontinent. This particular period, students, is known as the post-Gupta period, or it is also known as the early medieval period, जिसके अंदर आपकी हर्षवर्धन, पल्लव, चालुक्य, तोमर, पालाज, इस तरह की डायनेस्टीज के नाम आएंगे। तो ये आपका एक क्विक ओवरव्यू था एंशिएंट इंडिया के सिलेबस का। अब इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट माइट बी कमिंग टू योर माइंड वुड बी, do we need to cover everything? See, it depends on the time, upon the time that you have when you are preparing. Right now, we are discussing a strategy in the context that the prelims are about to approach. I already believe that you may have given a single read to all of these topics. Now, what do we do when the exams are just about to approach, when we have barely 4 or 5 months in our hands? At that point of time, students, what you have to do is that you have to do selective study of the most important topics. So here in students, I will quickly mark some of the most important topics that you need to cover and some topics which are relatively less important in ancient India.
अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो आपको लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पर तो बिल्कुल बिल्कुल ध्यान देना है। किस तरह की किताबें बनी थी, कैसे कॉइन्स हैं और कैसे इंस्क्रिप्शंस हैं। बुक्स, coins and inscriptions, you need to understand their importance, and at the same time you need to have a good list of examples of all these books, coins and inscriptions. Apart from that, students, Harappan civilization is something that you cannot escape from. It is one of the most easiest topics altogether, wherein majority of the questions come from its town planning and religion. So Harappan civilization is one thing which is a very quick read altogether, and you will find time and again questions from this particular topic. Apart from that, students, the next important topic on which you have to focus is going to be Jainism and Buddhism. I cannot focus enough, I cannot emphasize enough how important this topic is, students. It is not only important from your ancient perspective, even when we talk about art and culture, Jainism and Buddhism is the most important topic. So keeping that in mind, after Harappan civilization, when you have less time or when you are in the revision mode, your next focus should be on Jainism and Buddhism. When we talk about the Mauryan Empire, students, Mauryan Empire in itself is again a very important topic, but herein you need to have a specific focus. What will be your focus? Your focus will be on the inscriptions of the most important ruler of Mauryan period, and that is Ashok. So instead of going through all the political, social, economic history, your main focus, especially when you're revising, should be on the inscriptions and the content of those inscriptions that were put forward by Ashok. Proceeding further, students, the next important topic for you would be the history of Deep South, that is going to be the Sangam period. In this, your focus should be on Sangam literature and the political history of South India, that is rise of Cholas, Cheras and Pandyas. Cholas, Cheras and Pandyas ने क्या क्या किया, उनकी कौन सी कैपिटल थी, कौन से एरिया में वो फ्लरिश कर रहे हैं, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होने चाहिए जिनके ऊपर आप सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे. Apart from that, students, your next focus should be on the Gupta Empire. Now, when we talk about Gupta Empire, students, your focus should be on its art and culture. So basically, in the Gupta period, you will see these were the people who were minting beautiful gold coins, and these beautiful gold coins were adorned by art. इस आर्ट के अंदर आपको फेस देखने को मिलेगा रूलर का, रूलर के फेस के अलावा आपको भगवानों की इमेजेस देखने को मिलेंगी और इन कॉइन्स के कुछ नाम हुआ करते थे. तो यहाँ पे गुप्ता एम्पायर में आपको इसके आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव पे अलोंग विद द कॉइन्स यू विल आल्सो फोकस ऑन द लिटरेचर दैट वाज प्रोड्यूस्ड इन द गुप्ता एम्पायर. सो दीज by far would be the most important topics that you're going to focus upon, especially in the revision mode. Let's proceed further, students, towards the syllabus of medieval India. Now, students, till now, अगर आप 2022 के पेपर को बार कर दें, ठीक है, 2022 के पेपर को हटा दो, उससे पहले तक ज़्यादातर टीचर्स का, ज़्यादातर मेंटर्स का ये कहना था कि भाई मिडिवल इंडिया के अंदर एक या दो टॉपिक्स पे ध्यान दो, बाकी सब छोड़ दो. However, students, if you have a thorough knowledge of previous year questions, you will realize that the trend suddenly turned upside down in 2022, wherein you will find that many questions had come forward from the medieval Indian period. Keeping that in mind, students, keeping this uncertainty in mind, I am going to give you a strategy in which we will understand कि भाई अगर कम समय है तो भी मिडिवल में से क्या क्या कवर करना बहुत ज़रूरी होगा. देखिए, when we talk about medieval India begins around 1000 AD when we start seeing Arab and Turkish invasions which lead to the establishment of the first dynasty, which is the slave dynasty, and after that, students, we have the Delhi Sultanate ruling our Indian subcontinent. Now here, students, when we talk about these three topics, they are rather dominated by the aspects of political history and associated administration. Political history and associated administration. Political history का मतलब क्या होता है, कौन से राजा आए और किसकी रेन में एम्पायर बढ़ा या कम हुआ. एक बात तो ये हो गई.
Apart from that, students, when we talk about administration, what does administration entail? It entails taxation. किस तरह का टैक्स था, ठीक है, कितना परसेंट टैक्स था. Apart from that, administration will entail the different types of departments. For instance, students, let's say we have agriculture department. So what is the name of that department and what is the name of the officer who is taking care of that department? These students are classic questions of UPSC prelims, wherein terms and meanings are something that you will see time and again appearing in your prelims examination. तो इन 3 टॉपिक्स के अंदर हमें खास करके किस बात पे फोकस करना है? पॉलिटिकल हिस्ट्री, दैट इज द क्रोनोलॉजी ऑफ रूलर्स, and the administration, that is the names of the departments and the associated officers along with the taxation system. Proceeding further, students, we have the next important topic, that is Bhakti and Sufi movement. Now, it is your choice. You can keep it in medieval India as well, or you can keep it as a part of art and culture. जस्ट लाइक जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, यहाँ पे आप जितने स्टार बनाएंगे उतने कम हैं. वाई? बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मिडिवल इंडिया एज वेल एज आर्ट एंड कल्चर. Now, when we talk about Bhakti and Sufi movements, what do you have to focus upon? You have to focus upon the names of the major Bhakti and Sufi saints. Apart from that, you need to understand the chronology. क्रोनोलॉजी का मतलब क्या हुआ? कौन सा भक्ति सेंट पहले आया, कौन सा भक्ति सेंट उसके बाद में आया, एटसेट्रा. अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टूडेंट्स, यू विल ऑल्सो रिमेंबर द area in which any particular bhakti or Sufi saint was most popular. ओके, लेट्स से चैतन्य महाप्रभु. तो चैतन्य महाप्रभु कौन से एरिया के अंदर सबसे ज्यादा प्रीच कर रहे थे? शंकर देव की बात करें तो शंकर देव असम में सबसे ज्यादा प्रीच कर रहे थे. तो नाम प्लस एरिया और इनका क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट. आफ्टर दैट, स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट फोकस इन द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट शुड बी ऑन द रिलीजियस फिलोसफी, should be on the religious philosophy of these Bhakti and Sufi saints. सूफी मूवमेंट की अगर खास करके बात करें तो हमारे पास में कुछ मेजर सूफी सिलसिलाज हैं. सिलसिला माने ऑर्डर. तो इसके अंदर आप ध्यान रखेंगे कि भाई जो चिश्ती ऑर्डर है उसको किसने स्टार्ट किया, सोहरावर्दी ऑर्डर है उसको किसने स्टार्ट किया. तो इनसे इन ऑर्डर्स के नाम कौन से एरिया में ये पॉपुलर हैं एंड द एसोसिएटेड सेंट्स दैट वर अ पार्ट ऑफ दीज ऑर्डर्स. After that, students, we have another important topic which is your विजयनगर and Bahmani kingdom. इसके अंदर स्पेसिफिक फोकस आपका विजयनगर किंगडम पर होना चाहिए. Why? Because in Vijayanagar kingdom, students, we have one specific ruler and his name is Krishna Deva Rai. Krishna Deva Rai. Now, Krishna Dev Roy, students, was one terrific ruler wherein he was not only a political champion, but many art and culture aspects are also associated with him. He has himself written books, okay? He was a patron of art. He was a patron of temple construction, and that is why, students, all of these topics, all of these features associated with the personality of Krishna Dev Roy make him very, very important. And time and again, we have seen multiple questions coming up from the Vijayanagar kingdom. Next, students, we all know the next important topic is the Mughal Empire. Now, students, when we talk about the Mughal Empire, it'll be important to note that very rarely do we find questions from the political history of Mughal Empire. When we say political history, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई बाबर आया, बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर आया, एटसेट्रा. तो इसके ऊपर सबसे कम फोकस होता है. रादर द फोकस व्हेन वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मुगल इंडिया इज ऑन एडमिनिस्ट्रेशन and on the culture of Mughal Empire. Now, when we talk about culture, students, what will it entail? It will entail the Mughal architecture, any kind of paintings that were created by the Mughals, the coinage of the Mughals, etc. So, the focus should be on the administrative departments, which will entail again what? आपकी टैक्सेशन, किस तरह के टैक्स होते थे भाई. मनसबदारी सिस्टम हो गया, जागीरदारी सिस्टम हो गया, ये आ गया एडमिनिस्ट्रेशन में. टैक्स आ गए आपके. टैक्स के अलावा आप क्या ध्यान देंगे? कौन से डिपार्टमेंट थे, डिपार्टमेंट का क्या नाम था और उसके ऑफिसर का क्या नाम था. तो इन चीज़ों की एक लिस्ट बना के अलग से रख लीजिए और इनको हमें रिवीजन के टाइम यूज करना है.
फाइनली स्टूडेंट्स, वी हैव अनदर टॉपिक दैट इज राइज ऑफ मराठास। अगर आप मेरी माने तो मराठास के अंदर सिर्फ शिवाजी पढ़ें और उसके आगे छोड़ दें, ओनली शिवाजी एंड एसोसिएटेड एडमिनिस्ट्रेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द मराठास, very rarely we have found one or two odd questions from the Maratha Empire. The only focus that you should have as a part of your careful selective study should be on Shivaji and associated administration. तो ये आपका एक होलिस्टिक डिस्कशन हो गया कि भाई मिडिवल इंडिया के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है। फाइनली स्टूडेंट्स, अगर हम एक क्विक रिकैप लें तो दो टॉपिक जो पूरे पूरे पढ़ने हैं उसमें आते हैं आपका भक्ति और सूफी मूवमेंट, और उसके अलावा आपका विजयनगर किंगडम। बाकी सब में क्या सिलेक्टिव स्टडी करनी है उसका डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे पहुंचते हैं हमारे सिलेबस के, एंड दैट इज गोइंग टू बी आर्ट एंड कल्चर। Now students, when we talk about ancient and medieval, within that, barring your political, economic and social history, prelims or UPSC specifically focuses on the art and culture aspect. ये एक ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आर्ट एंड कल्चर की अगर हम बात करें तो आर्ट एंड कल्चर के अंदर हमारे पास में विजुअल आर्ट होती है, ठीक है, विजुअल आर्ट होती है। विजुअल आर्ट के अलावा we have visual art, we have performing art. Now when we say visual art, what is visual art? Visual art is something that we can see. Okay, what can you see? You can see paintings, you can see sculptures. Okay, so this is visual art. Even architecture is something that you can see. Okay, so painting, sculpture, architecture are something that can be covered as a part of your visual arts. Then we have performing arts. Now what is performing arts? Something that you can perform. Now what can you perform? You can perform music. Yes, you can perform dance. You can perform theater. You can perform martial arts. So all of these topics, students, become a part of your performing arts. All of these topics, इसमें से एक भी टॉपिक छोड़ने लायक नहीं है। ध्यान देने की अगर हम बात करें तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है विजुअल आर्ट्स पे। Visual arts, that is your paintings, sculptures and architecture, are the three most important topics, students, that you have to cover holistically as a part of your art and culture. Now apart from visual and performing arts, one very important topic is going to be literature. Literature is something that you have to anyway study as a part of your ancient and medieval culture. ठीक है, एंशिएंट इंडिया के अंदर कौन सी किताबें लिखी गई, मिडिवल इंडिया के अंदर कौन सी किताबें लिखी गई, तो वो वहां भी कवर हो रहा है और यहाँ पे भी कवर हो रहा है। और इसीलिए हम कहते हैं कि आर्ट एंड कल्चर जो है वो काफी ओवरलैपिंग सिलेबस है। लिटरेचर के अंदर मान लीजिए कि रिलीजियस सोर्सेस हैं, एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं, सो यू शुड नो दैट विद इन संस्कृत लिटरेचर द वैदिक लिटरेचर वॉज कंपोज्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, वी हैव स्मृति लिटरेचर। स्मृति लिटरेचर एंटेल्स व्हाट? Puranic literature, your epics Ramayana and Mahabharata. Okay, apart from that we have Buddhist literature, we have Jain literature. So all this literature along with the major text and their authors is something जिनकी आप अलग से एक लिस्ट बना के रखेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस टाइम एंड अगेन हमें यूपीएससी में देखने को मिलते हैं। सेम गोज फॉर द मिडिवल पीरियड। अपार्ट फ्रॉम विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स and your literature, we have some miscellaneous topics, random topics. इन random topics के अंदर एक तो आते हैं आपके schools of philosophy. Now in India, students, we have 6 schools of philosophy such as Sankhya, Yoga, etc. तो schools of philosophy में मेजर अगर हमारे पास टाइम कम है तो सबसे ज़्यादा हम फोकस किस चीज़ पे करेंगे? 6 के 6 स्कूल के नाम और उनके फाउंडर, द नेम ऑफ द स्कूल ऑफ फिलोसफी एंड देयर फाउंडर, दैट्स इट। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, इससे डेप्थ में क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता, तो हमारे को इस पे फोकस करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, वी हैव साइंटिफिक डेवलपमेंट्स इन इंडिया। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय साइंटिफिक डेवलपमेंट्स इन इंडिया? बोथ इन एंशिएंट एंड मिडिवल पीरियड वी नो दैट एकेडमिक डिसिप्लिन्स सच एज लॉ, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, medicine, surgery, etc. were some key themes on which people were working. इसके तहत हमारे पास साइंटिस्ट हैं जैसे कि आर्यभट्ट हो गए, वराहमिहिर हो गए, बहुत सारे जैन और बुद्धिस्ट मंक हैं जो इन टॉपिक्स के ऊपर लिख रहे हैं। तो उनकी किताबें, उनका कंट्रीब्यूशन और उनका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस कुछ ऐसी चीजें हैं
जिनके ऊपर आपको जरूर ध्यान देना है, क्योंकि इनके ऊपर सवाल आ सकते हैं. Apart from that, students, we have topics such as fairs and festivals and geographical indicators, along with UNESCO, along with UNESCO World Heritage Sites. अब भाई इन 3 टॉपिक्स को कैसे कवर किया जाए? इन 3 टॉपिक्स को कवर करने का सबसे आसान तरीका है करंट अफेयर्स. सबसे आसान तरीका है करंट अफेयर्स. ये इतने सारे इंडिया के अंदर इतने फेयर्स हैं, इतने फेस्टिवल्स हैं, इतने सारे ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स हैं, दुनिया में इतनी सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, तो हम क्या सारी याद कर सकते हैं? नहीं. हमें क्या करना है? वॉट डू वी हैव टू फोकस अपॉन? वी हैव टू फोकस ऑन ओनली दोज फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, only those GI tags and only those heritage sites which are time and again occurring in the newspapers in the period of last 1.5 year. 1.5 year के अंदर इन टॉपिक्स में से जो चीजें रेपिटेटिवली आई है, मान लीजिए जल्लीकट्टू था, 2 साल पहले तक जल्लीकट्टू बहुत पॉपुलर हो रखा था, बार बार वो न्यूज में आ रहा था क्योंकि उसके ऊपर कोई ना कोई केस चल रहा था. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट एवरी स्टूडेंट न्यू कि ओके जल्लीकट्टू इज समथिंग ऑन विच आई हैव टू फोकस अपॉन. Similarly, if let's say Prime Minister Narendra Modi visits some particular temple, let's say we have Kashi Vishwanath corridor, okay? So in that context, that particular corridor will be coming in news time and again. And hence your focus should be on that corridor and the associated history of that particular area. तो इस तरह के टॉपिक्स के लिए हमें सिर्फ करंट अफेयर्स पर रिलाय करना है, क्योंकि हम सारी लिस्ट चाह के भी याद नहीं कर सकते. Alright, so this is a quick discussion on art and culture. Now students, here unlike ancient and medieval, it will be wrong to point out कि last moment पे किसके ऊपर ध्यान देना है. वैसे तो मैंने आपको एक क्विक डिस्कशन दे दिया है कि भाई पेंटिंग, स्कल्पचर और आर्किटेक्चर तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, लेकिन उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर एक ऐसी थीम है जिसके ऊपर हम कोई अंदाज नहीं लगा सकते, हम कोई प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते कि भाई कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता है. जितने भी बच्चों ने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे होंगे और ट्रेंड बनाने की कोशिश करी होगी, अल्टीमेटली दे वुड हैव गिवन अप कि भाई हमसे तो नहीं हो रहा. होने का कारण ये है स्टूडेंट्स कि यूपीएससी कभी कोई ट्रेंड फॉलो नहीं करता है. आपको सिलेबस का ऑलमोस्ट 70 to 80% का प्रिपरेशन होना चाहिए. तो एंशिएंट और मिडिवल में तो हम फिर भी कुछ टॉपिक्स निकाल सकते हैं, लेकिन आर्ट एंड कल्चर के लिए आई वुड रिक्वेस्ट यू दैट आफ्टर फोकसिंग ऑन दीज 3 टॉपिक्स, please prepare for the other topics thoroughly as well. Proceeding further students, we have the discussion of colonial India. Now when we talk about the modern period students, in modern period, first of all, it is the most easiest time period of Indian history. Why? Because we have a lot of sources to understand it. At the same time, the events are set in a chronological manner. कि भाई 1800 में क्या हुआ, 1801 में क्या हुआ, 2 में क्या हुआ, so on and so forth. Now, this kind of trend analysis is something which is very easy to understand in comparison to especially the ancient period, and hence modern history is something jiska koi bhi aspect you have to leave no stone unturned, students. So here you will study each and everything that comes under the aegis of colonial India. Now the list looks too bulky. Let me tell you, the list looks too bulky, but when you will actually start preparing for colonial India, it will hardly take 15 to 20 days in order to cover it. Okay, so the topics are very easy and the chapters are very short, so you don't have to be very scared. Now here students, I will quickly give you an analysis from the previous year papers कि सबसे ज़्यादा focus किस part पर करना है. So basically when we talk about colonial India, it is divided into 2 parts. First, we have the expansion. First, we have the expansion of East India Company और उसी के तहत क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन आई. उसके बाद में जो हम सेकेंड फेज मानते हैं colonial India का, that is known as freedom struggle. Okay, that is known as freedom struggle. Now, when we talk about the expansion part, students, you will keep a thorough check on these first 2 topics. That is rise of regional empires, advent of European companies, and how slowly and gradually East India Company expanded its power over the Indian subcontinent. So these are the 2 topics जिनके ऊपर से बार बार सवाल देखने को मिलते हैं कि भाई एंग्लो मराठा वॉर क्या थे, एंग्लो मैसूर वॉर क्या थे. तो इनके ऊपर आपको जरूर ध्यान देना है. बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, एटसेट्रा. ओके,
Apart from that, students, just like Jainism and Buddhism in ancient India, Bhakti and Sufi movement in medieval India, a similar kind of theme is also a part of colonial India, and these are known as 19th century socio-religious reform movements. इसके अंदर क्या है? इसके अंदर आप देखेंगे हमारे को रिफॉर्मर्स के नाम मिलते हैं, रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय. Then we have organizations associated to them, that is Brahmo Samaj, etc. And then we have the ideology and the areas in which these people were working. For instance, Rajaram Mohan Roy was working to remove sati practice altogether, and his ideology was liberal. Okay, so here students, these are the three key areas on which you are going to focus as a part of socio-religious reform movements. Apart from that, students, one most important topic is going to be educational developments. So basically, when the colonials came to our country, when the Britishers came to our country, they established a formal system of education which was enhanced by establishing schools, colleges, and universities. Okay, so in that context, whatever policies that were put forward, such as Macaulay's Minute of 1835, okay, Charlesworth Dispatch of 1854, और उसके साथ साथ कॉलेज हो गए आपके, बनारस हिंदू कॉलेज हो गया, संस्कृत कॉलेज हो गया, ये सारे जो कॉलेजेस हैं इनके नाम और इनको किसने स्टार्ट किया था, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें स्टूडेंट्स, तो फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर आईएनसी और गांधी, INC or Gandhi. When we talk about INC, the major movements that were put forward by INC, major leaders of INC, major sessions of INC, okay. And then when we talk about Mahatma Gandhi, students, we have Quit India movement, we have non-cooperation movement, we have civil disobedience movement. All of these together are something that become important from your prelims perspective. कॉलोनियल इंडिया में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जिसके अंदर आपको 2 से 3 स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि बताइए भाई इनमें से कौन सा टॉपिक इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है. इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आप फ्रीडम स्ट्रगल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा सिलेबस का डिस्कशन खत्म होता है. ऑल इन ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू दैट वेन वी टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ हिस्ट्री इट सीम्स वास्ट. But if we apply strategy, at least during the revision period, it will become shorter with time. First read में सब पढ़ना है, second read में अपने आप अंदाज हो जाएगा कि भाई किन टॉपिक्स पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है. चलिए स्टूडेंट्स इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हिस्ट्री की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर वेटेज देखते हैं. Now students, if you look at the weightage from 2018 to 2021, ओके बाकी सारी आप 2022 को आप भूल जाइए, हम लोग 18 से 21 की बात करते हैं. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट 18 to 21, first of all we see that the average is of around 20 questions. The average is of about 20 questions. It's not about the number of questions, students. Till 21 the trend was as such wherein 50% questions came from ancient, medieval plus art and culture, and rest of the 50% questions were from modern India. However, when we talk about the 2022 preliminary examination, UPSC twisted the trend altogether, students, wherein out of these 16 questions, 14 questions were from ancient, medieval and art and culture, and only 2 questions came from modern India. अभी यहाँ पर क्या होता था, ज़्यादातर मेंटर्स क्या बोलते थे कि भाई मॉडर्न इंडिया पे फोकस कर लो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो उसी से आते हैं, बाकी आर्ट एंड कल्चर थोड़ी बहुत पढ़ लेना और एंशिएंट मिडिवल छोड़ दो. अब जिसने भी ये स्ट्रेटजी 2022 में लगाई होगी, दे वुड हैव कम आउट ऑफ द पेपर एक्सट्रीमली सैड. Why? Because majority of the questions in history came from ancient, medieval and culture. And that is why, students, I would like to humbly request you that do not leave ancient, medieval on God. You have to study it, and especially from the 2022 paper, we have come to know that UPSC is extremely unexpected, and instead of having a selective approach, have a holistic approach wherein in the end when you are preparing, when you are doing your revision, at that time you become selective. स्टार्टिंग में सब प्रिपेयर करो, लेकिन जो अपने एंड के 4-5 महीने बचेंगे वहां पे सिलेक्टिव होने की कोशिश करनी है. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर स्लाइड का की टेक अवे क्या है,
आपके 20 क्वेश्चन, कम से कम 20 क्वेश्चन हिस्ट्री से आने वाले हैं, एंड दैट इज वाई यू आर नॉट गोइंग टू लीव एनी पार्ट ऑफ हिस्ट्री अनटर्न्ड. Apart from that, as I had told you, almost always this used to happen that the focus was in modern India, but this trend shifted drastically in 2022, wherein we see that the focus was in ancient, medieval, and culture. एंड एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स, जो डिस्कशन हमने सिलेबस का किया है उसमें से की टेकअवेज निकालिए और उसको यूज कीजिए अपनी रिवीजन की स्ट्रेटजी बनाने के लिए. लेट्स प्रोसीड फर्दर स्टूडेंट्स एंड हैव अ क्विक लुक ऑन द कट ऑफ मार्क्स ऑफ द प्रीलिम्स. नाउ दिस इज द कट ऑफ मार्क्स ऑफ द ओवरऑल प्रीलिम्स पेपर. हमें मालूम है कि भाई हमारे 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल हमारे मार्क्स होते हैं 200. ठीक है, टोटल मार्क्स हैं आपके 200, और उस 200 में से आपको कितने नंबर चाहिए थे इन सालों में अपना पेपर निकालने के लिए. अब अगर आप 2017 से ऊपर की तरफ आने लगेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो कट ऑफ है वो कम होती जा रही है. ठीक है, धीरे धीरे आपकी कट ऑफ कम होती जा रही है, और कम होने का कारण ये है पेपर की थोड़ी डिफिकल्टी बढ़ रही है. ये डिफिकल्टी आप सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस करेंगे हिस्ट्री में. ठीक है, ये डिफिकल्टी आप सबसे ज्यादा हिस्ट्री में एक्सपीरियंस करेंगे, जिसमें अगर आपके पास 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 8 से 9 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो मेरी माने ना तो देखते ही छोड़ देना और आगे बढ़ जाना. ठीक है, क्योंकि प्रीलिम स्टूडेंट्स कम्स विद एन एस्पेक्ट विच इज नोन एज नेगेटिव मार्किंग. इंस्टेड ऑफ डूइंग तुक्केबाजी एंड अक्कड़ बक्कड़, what we are going to do, we are going to simply leave the question and proceed further कि भाई अगर मेरे से सही नहीं हो रहा तो कम से कम नेगेटिव तो ना हो. राइट तो इस ट्रेंड एनालिसिस को देख के मैं एक चीज आपके जहन में डालना चाहती हूँ, और वो ये है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको उसके अंदर बेयरली 45 से 50% मार्क्स लाने हैं. This means if we have 20 questions coming from history and you are able to attempt 10 questions, you are good to go from prelims perspective. And that is why ये जो 4-5 क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, जिनके लिए आप अलग अलग किताबें खरीद के लाते हैं, उन पे फोकस मत करिए. सेम सोर्सेस को बार बार पढ़िए, जिससे कि आपके 10 क्वेश्चन ठीक हो जाएं, और हमें सिर्फ प्रीलिम्स निकालना है, बिकॉज इसके मार्क्स जो हैं वो आपके फाइनल पेपर में ऐड नहीं होते, आपकी रैंक के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. ऑल राइट, तो स्ट्रेटेजी वाइज स्टूडेंट्स आई वुड रेकमेंड, please focus on your basic book list. Do not go for those heavy comprehensive books that are not relevant for the examination just because one question in 2020 came from that book. All right, proceeding further students, now let's talk about the strategy. क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाए, किन चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाए. स्ट्रैटेजी के तहत पहली बात तो मैंने आपको बताई दी है, हमारा एम क्या है 50% का. आर एम इज 50% कि अगर भाई 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मुझे 50% के तहत 10 क्वेश्चन मेरे ठीक हो जाने चाहिए. इन 10 क्वेश्चन को ठीक करने के लिए आपकी स्ट्रेटजी के 2 पहलू होने चाहिए. वो 2 पहलू हैं रेस्ट्रिक्टेड बुक लिस्ट एंड कंटिन्यूअस रिविजन. Restricted book list and continuous revision is a रामबाण स्ट्रेटजी. ये आपको बुलजाय हिट करने में हेल्प करेगी, इसके अलावा हिस्ट्री को पढ़ने का और कोई तरीका नहीं है. ठीक है, अगर आप ये सोचें कि मैं एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न में से 2 टाइम पीरियड पढ़ लेता हूँ बाकी छोड़ दूंगा, वो गलत है. अगर आप ये सोचें कि मैं जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ूंगा उतना ज़्यादा मुझे ओवरव्यू या पर्सपेक्टिव मिलेगा, वो भी गलत है. और अगर आप ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे तो रिवीजन करने का तो नेचुरली टाइम नहीं मिलेगा. अगर वो नहीं मिलेगा तो आपने जो पढ़ा है वो भी वेस्ट हो गया. And that is why students stick to 2 to 3 sources, and apart from that focus on your revision. And if we are able to crack 10 questions in history, you are clearing the examination. Okay, apart from that students, now let's have an understanding of the previous year questions. हिस्ट्री के अंदर क्या है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत रोल है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे अपना फोकस करने में कि भाई किन टॉपिक्स में से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं. अगर मान लीजिए कि मैं हाइपर फोकस्ड हूँ कि भाई मुझे आज सारे आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस देखने हैं लास्ट 10 साल के, उस हाइपर फोकस के तहत मैं देख लूंगी कि आर्ट एंड कल्चर के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, नंबर 1. सेकेंड में ये देख लूंगी किन टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं,
और तीसरा मैं ये देख लूंगी कि इन टॉपिक्स में से ऐसे कौन से सब फीचर्स हैं जिन पे से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। जब आप ये डिफाइन कर लेंगे तो आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा फोकस्ड हो जाएगी और रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ये ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बार बार देखें, प्रीवियस ईयर पेपर्स को बार बार सॉल्व करते रहें। प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से एक तो आपको ये पता चलेगा कि आजकल जो है आर्ट एंड कल्चर पे करंट अफेयर्स का फोकस है। करंट अफेयर्स में कोई नई बात नहीं आएगी। करंट अफेयर्स में क्या होता है, पुराने टॉपिक्स जो हैं वो रिवाइव हो जाते हैं। फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल मैंने आपको दिया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का। उसी के साथ साथ अभी मैं आपको आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी जिनसे आप सब्सटेंशिएट कर पाएंगे कि क्यों करंट अफेयर्स का रोल हो गया है आजकल आर्ट और कल्चर के पर्सपेक्टिव में। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, एक फोकस आपका क्या होना चाहिए, करंट अफेयर्स। हमारी मंथली मैगजीन्स आती हैं प्रेप आईएएस की। मंथली मैगजीन्स के अंदर हमें सिंपली क्या करना है, हिस्ट्री का पोर्शन निकालना है। हार्डली 4 या 5 न्यूज होती है, उनके शॉर्ट नोट्स बना के रख लेने हैं और रिवीजन के टाइम पे यूज करने हैं। दैट्स इट। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कभी कभी आपको ये दिखाएंगे कि क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। ये भी मैं आपको एक एग्जांपल से अभी दिखाऊंगी। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं और ये रिपीटेशन अगेन आपको थीम्स, कौन सी थीम्स पे मुझे ज्यादा फोकस करना है, ये सिलेक्ट करने में हेल्प करेगी। करंट अफेयर्स के अलावा और रिपीटेशन के अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से आपको एक और बात पता चलेगी, खास करके 2022 के पेपर से, और वो ये है कि यूपीएससी ने पहली बार ठीक से पॉलिटिकल हिस्ट्री पर फोकस करना शुरू किया है, खास करके मिडिवल इंडिया की। This is something, students, that I'm going to again substantiate with the help of a previous year question. तो यहाँ पे अभी आप इतना सा सुने, आगे की स्लाइड्स में आपको ये बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सोर्सेज डिफाइन करने में हेल्प करते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैं 2022 का पेपर लेके बैठती हूँ और मैं ये देखती हूँ कि यार ये 4 क्वेश्चन तो सीधे सीधे एनसीईआरटी से हैं, अगर मुझे ये पता चल गया तो ऑटोमेटिकली मैं बोलूंगी हटाओ रोमिला थापर, हटाओ उपिंदर सिंह, मेरे को तो एनसीईआरटी पढ़नी है और बार बार पढ़नी है। क्योंकि अगर मेरे 20 में से 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी से निकलते हैं और गलती से कोई एक क्वेश्चन रोमिला थापर से आ गया तो वो 500 पन्ने की किताब पढ़ना वैल्यूएबल है या ये 100 पेज की एनसीईआरटी पढ़ना वैल्यूएबल है। Okay, so again, strategy wise, apart from the first point, previous year papers analysis is going to give you an extreme perspective and a hyper focus towards your history and culture preparation. चलिए अब इन सारे पॉइंट्स को कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सब्सटैंशिएट करने की कोशिश करते हैं कि भाई मैम जो बातें बोल रही है उनके अंदर कोई वेटेज है भी या नहीं है। स्टार्ट करते हैं, 2022 का एक क्वेश्चन लेते हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट्स 2022 के अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन के अंदर बहुत बड़ी कहानी लिखी हुई है। ठीक है, इसके अंदर हमें बता रखा है कि भाई वर्ल्ड की एक सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू है जो कि रामानुज की है। रामानुज कौन है, ये बेसिकली एक भक्ति सेंट थे। ठीक है, रामानुज वॉज बेसिकली अ भक्ति सेंट और इसको इनॉग्रेट करने हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे हैदराबाद। इतनी बड़ी इन्होंने आर्टिकल दे दिया, ठीक है, इतना बड़ा इन्होंने ये पॉइंट दे दिया, लेकिन सवाल करंट अफेयर्स का नहीं है, सवाल तो अल्टीमेटली हिस्ट्री का है। क्योंकि एक्चुअल मुद्दा क्या है, इन दी एंड आप देखेंगे हमारे से पूछा ये गया है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से रामानुज की टीचिंग्स क्या थी। सो द क्वेश्चन अल्टीमेटली इज स्टैटिक, बट from the current affairs we get a feeling, we get an essence altogether कि यार रामानुज बार बार न्यूज में आ रहा है, भक्ति मूवमेंट का बड़ा सेंट था, तो हो सकता है कि इनके ऊपर सवाल आ जाए, तो मैं इस पर्टिकुलर सेंट के बारे में ध्यान से पढ़ लेता हूँ। इस बात को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स मैंने आपको जैसे बताया करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करना है, बिकॉज टाइम एंड अगेन करंट अफेयर्स विल गिव यू अ हिंट. Okay, they will give you a wild card entry to expect what can come in the examination. Apart from that students, one more example I wanted to give you with respect to current affairs. Now this particular question is from 2018. Now this particular question is based on चंपारण सत्याग्रह। हम यहाँ पे previous year question solve नहीं करेंगे। For that students I am going to make another video wherein we are going to have PYQ analysis segregated between ancient, medieval, etc.
Okay, so right now our only focus will be on strategy. Now here students, if you look at this particular question का टॉपिक क्या है? चंपारण सत्याग्रह। अब अगर आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ रखी है तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। 1917 में जब ये हुआ तो 2017 के अंदर क्या हुआ? इसके 100 साल पूरे हो गए। अब इसके 100 साल पूरे हो गए तो न्यूज़पेपर भरे जा रहे हैं चंपारण सत्याग्रह से। द न्यूज़पेपर्स वर हाइपर फोकस्ड ऑन द 100th एनिवर्सरी ऑफ चंपारण सत्याग्रह एंड कॉन्सिक्वेंटली स्टूडेंट्स इन 2018 prelims we got a question on Champaran Satyagrah. So again, this helps you understand that current affairs are a window. Current affairs are a sneak peek into what can be expected as a part of the questions of your prelims examination. ठीक है भाई, तो इन दोनों एग्जाम्पल से आई होप आपको समझ में आ गया हो कि आजकल करंट अफेयर्स का हिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत रोल है। ओके, proceeding further students, another example that I wanted to give you is with respect to focus on medieval India and especially on the political history of medieval India. Now, both in 2022 and even in 2021, we have got specific question from the Mongol invasion. Now earlier if you will see medieval India से क्वेश्चन नहीं आते थे तो सिर्फ आर्ट एंड कल्चर के आते थे। लेकिन आजकल 2021 में भी और 22 में भी दोनों के दोनों में पॉलिटिकल हिस्ट्री से सवाल आ गया है। और इससे अपने को क्या पता चलता है कि भाई यूपीएससी का फोकस बदलता रहता है। दे हैव अ शिफ्टिंग फोकस एंड कीपिंग दैट इन माइंड, इन द सिलेबस स्लाइड आई हैव पर्टिकुलरली टोल्ड यू दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द मिडिवल हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत, you have to also focus upon the political history. And to substantiate that, I have given you this example from 2022. In fact students 2021 में भी इसी तरह का एक सवाल आया था। तो अब आपका फोकस सिर्फ आर्ट एंड कल्चर पे नहीं होना चाहिए। मिडिवल के तहत आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। Proceeding further students, this is one more question which will emphasize the aspect of repetition. मैंने आपको बोला था कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपको रेपिटेशन से ये पता चल जाएगा कि कुछ टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये जो सवाल है 2020 का है और एक कॉलेज है फोर्ट विलियम कॉलेज, उसके ऊपर फोकस कर रहा है। कुछ इसी तरह का सवाल आपके पास 2018 में है जिसमें आपको 3 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दी गई है, जिसमें एक फोर्ट विलियम कॉलेज है और 2 और कॉलेजेस के नाम ले रखे हैं, संस्कृत कॉलेज और कैलकाटा मदरसा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि इन दोनों क्वेश्चंस के तहत मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि भाई एजुकेशन डेवलपमेंट्स अंडर द ब्रिटिश इज वन टॉपिक अपॉन विच टाइम एंड अगेन क्वेश्चंस कम। How do I know that and how will you know that? By analyzing previous year questions and previous year questions देख के आप मॉडर्न इंडिया में से उन टॉपिक्स को निकाल लो जिनमें से सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं। फॉर इंस्टेंस एजुकेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न पीरियड। ठीक है भाई, इस बात पे ध्यान दे दिया। अब इसके साथ में हम आते हैं एक और पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जो स्ट्रेटजी के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पे मत ध्यान दीजिए, आप मेरी बात सुनिए। यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी है उसको कहते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन ये शब्द हमने बहुत सुना है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं पता नहीं होता। ठीक है, एलिमिनेशन स्टूडेंट्स एक ऐसी चीज है जो आपको हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में काफी बार काम आ जाएगी। ठीक है, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में काफी बार काम आ जाएगी। इसके अलावा इकोनॉमी में बड़ी हेल्प करती है एलिमिनेशन। Now here students, this is one example that I wanted to give you wherein the use of elimination is quite evident. So basically again this question is from 2022. Now this particular question has names of four literary texts. Okay. Now ये जो चारों किताबें हैं इनके नाम आपको कोई भी रेगुलर सोर्स के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट है यहाँ पे आपका थर्ड पॉइंट, जिसके अंदर एक किताब का नाम लिखा है अवदान शतक। बाकी तीनों किताबों को अगर आप हटा दें तो अवदान किताबें जो हैं इनका नाम आपको बार बार एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा और उसके अंदर हमें ये बताया गया है कि ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। और हमसे सवाल में क्या पूछा गया है कि ऊपर दी गई किताबों में से कौन सी किताबें जैन टेक्स्ट हैं।
मैंने आपको बता दिया, अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन जो कि बड़ा ही डिफिकल्ट दिख रहा है, इसमें से अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के इतना सा अंदाज लगा पाए कि अवदान तो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, तो आप एलिमिनेशन के बेसिस पे 3 ऑप्शन हटा सकते हैं और ये आ गया आपका करेक्ट आंसर। तो स्ट्रैटेजी के तहत स्टूडेंट्स अगेन कुछ ही किताबों पे फोकस करना है, क्योंकि यूपीएससी जब बहुत डिफिकल्ट सवाल देती है तो उसको सॉल्व करने का तरीका भी देती है, और उसके अंदर सबसे ज़्यादा कारगर होता है एलिमिनेशन। और इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, इंस्टेड कि आप एक्चुअली में परिष्टि पर्वन पढ़ने बैठ गए। ओके, प्रोसीडिंग फर्दर स्टूडेंट्स, आई हैव टू गिव यू वन लास्ट आइडिया फॉर स्ट्रैटेजी, और इस स्ट्रैटेजी को बोलते हैं आई क्विट। आई क्विट, आई एम नॉट अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन। ये स्ट्रैटेजी इंटेलिजेंट बच्चे जो होते हैं, ठीक है, इंटेलिजेंट बच्चे जो होते हैं उनकी स्ट्रैटेजी होती है और इंफॉर्मेशन डिराइव करने की। लेकिन जो वाइज बच्चे होते हैं, जिनमें विजडम आ गया होता है पढ़ते पढ़ते, वो ये समझते हैं इट इज बेटर टू लीव अ क्वेश्चन देन टू अटेम्प्ट इट रैंडमली। तो आप बिल्कुल भी इमेच्योरिटी नहीं दिखाएंगे, और जहां पे आपको लगता है कि यार ये सवाल तो एकदम पॉइंटलेस है, तो आप उसको छोड़ देंगे कंप्लीटली। ओके, ये आई क्विट स्ट्रेटेजी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है हिस्ट्री में। रीजन, वी हैव अराउंड 20 क्वेश्चंस एंड ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चंस आउट ऑफ दिस आर गोइंग टू बी समथिंग जो किसी ने मास्टर्स या एमफिल पीएचडी भी कर रखी है ना हिस्ट्री में, उनका भी एक बार हाथ कांप जाएगा कि यार ये सवाल कहाँ से आया है। तो जब उनको नहीं आता तो हम कहाँ से पढ़ लेंगे, राइट? Keeping that in mind, students, let's substantiate this point with this one example from 2022. So we got a term which is known as फनम। कोई भी रैंडम किताब आप उठा लीजिएगा, आप पूरी सतीश चंद्र भी पढ़ लेंगे, आपको ये टर्म नहीं मिलेगी, आपको फनम शब्द नहीं मिलेगा, ना एनसीईआरटी में मिलेगा। इसका एक्चुअल आंसर है कॉइन्स। नाउ इफ आई वुड हैव बीन एट योर प्लेस, I would have simply left the question. Why? Because this is a black and white question. This is a black and white question. या तो मुझे आंसर आता है या मुझे नहीं आता, ठीक है। इसमें हम क्या एलिमिनेट कर सकते हैं, हम क्या अंदाज लगा सकते हैं कि फनम क्या हो सकता है। तो नेगेटिव कराने से बेटर होता है कि कुछ सवाल जिनको आप रेगुलर सोर्सेज में नहीं ढूंढ पा रहे हैं उनको छोड़ दो। आई क्विट दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड मुझे नेगेटिव नहीं करानी, मुझे तो सिर्फ क्या करना है, 50% लानी है अपना पेपर क्लियर करने के लिए। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी हुई स्टूडेंट्स। करंट अफेयर्स पे फोकस करना है, थीम्स डिफाइन करनी है प्रीवियस ईयर पेपर्स देख के, एलिमिनेशन का जहां तक हो सके यूज करना है, और किसी जगह जहां ब्लैक एंड व्हाइट क्वेश्चन आ गया और रूटीन सोर्स से नहीं है उसको छोड़ देना है। ये ही आपकी एक कंबाइंड होलिस्टिक स्ट्रैटेजी बनती है फॉर हिस्ट्री। Keeping this in mind, students, let's proceed towards the last part of our discussion, and that is going to be a relevant book list. मेरी माने तो इस पे स्टिक करें, इसके आगे जाना ही मत, ठीक है। इसके आगे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है हिस्ट्री में। फाउंडेशन बुक्स में हमारे पास क्या क्या है, एक तो हमारे पास है ओल्ड एनसीईआरटीज। व्हेन वी टॉक अबाउट ओल्ड एनसीईआरटी स्टूडेंट्स, फोकस ऑन एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया। मॉडर्न इंडिया के लिए हमारे पास एक अच्छी किताब है जो कि है स्पेक्ट्रम। ओके, स्पेक्ट्रम जो है वो एक अच्छी किताब है, या फिर आप बिपिन चंद्रा की मॉडर्न इंडिया, बिपिन चंद्रा की मॉडर्न इंडिया पब्लिकेशन ले लीजिए, बिपिन चंद्रा की मॉडर्न इंडिया पब्लिकेशन ले लीजिए और वो बहुत रहेगी, ठीक है। तो ओल्ड एनसीईआरटी में अपनी आर एस शर्मा और सतीश चंद्रा, और उसके अलावा बिपिन चंद्रा की मॉडर्न इंडिया की पब्लिकेशन, ये तो क्या करेगी, ये आपकी फाउंडेशन, आपका बेस बनाएंगी। जब हम श्योर हैं कि कोई मुझे नींद में से भी उठा के पूछे ना कि आर एस शर्मा के इस चैप्टर में क्या लिखा है और आप उसको आंसर कर पा रहे हैं, तभी आप फर्दर बुक्स पर जाएंगे। इसमें आई वुड से डोंट गो फॉर दी हेवी हिस्टोरिकल बुक्स सच एज रोमिला थापर, शेखर बंदोपाध्याय एटसेट्रा। Rather, you take help of the new NCERTs. Now, the new NCERT students are something which are thematic in nature. थीमेटिक है, थीम का मतलब क्या होता है कि हमने एक थीम उठा ली, मान लो रिलीजन, और एंशियंट से मिडिवल पीरियड तक इंडिया में कैसे रिलीजन प्रोग्रेस किया है उसकी बात कर रहे हैं। तो थीमेटिक हिस्ट्री है, लेकिन बहुत ही ज्यादा फैक्चुअली
एनरिचिंग है, बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअली एनरिचिंग है आपकी नई एनसीईआरटीज। इस बात को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स, आप सतीश चंद्रा, आर एस शर्मा, बिपिन चंद्रा की मॉडर्न इंडिया की पब्लिकेशन क्लब्ड विद स्पेक्ट्रम, जब इसको कंप्लीट कर लेंगे तब आप नई एनसीईआरटीज में से सिर्फ फैक्ट निकाल लेंगे। सिर्फ फैक्ट। मान लीजिए आपको कोई नई टर्म मिल रही है जो पुरानी एनसीईआरटी में नहीं है, निकाली, अपने नोट्स में लिख ली, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी। और इसके बाद आपको सिर्फ एक ही काम करना है जिसको मैं बड़ा बड़ा लिख रही हूं, एंड दैट इज रिवीजन। सिर्फ रिवीजन करना है क्योंकि मुझे सिर्फ 50% लानी है। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आर्ट एंड कल्चर, ऑफ कोर्स। नाउ इन आर्ट एंड कल्चर वी हैव दिस extremely bulky book in the name of Nitin Singhania. I would not say, it will be wrong to say that this is not a relevant book. There are few topics that are relevant in Nitin Singhania, but I would personally suggest that you first go for CCRT and you go for a new NCRT. हमारी एक नई NCRT है क्लास 11th की, ठीक है। क्लास 11th की एक नई NCRT है जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, ये जो किताब है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही बढ़िया किताब है आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए। इसको और सीसीआरटी को क्लब कर लो एंड यू आर गुड टू गो फॉर आर्ट एंड कल्चर। Now there are some miscellaneous topics such as fairs and festivals, GI tags etc. which are not covered in these two books. बस उन टॉपिक्स को नितिन सिंघानिया से पढ़ना है। उसके अलावा आपका फोकस आर्ट एंड कल्चर के लिए नई क्लास 11th की एनसीईआरटी एंड इंडियन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट अलॉन्ग विद सीसीआरटी, ये होना चाहिए। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स कि मैंने न्यू एनसीईआरटी 6 to 12 लिखा है एक्सेप्ट क्लास 11th। वाई? बिकॉज क्लास 11th की जो एक्चुअल हिस्ट्री की बुक है दैट इज फोकसिंग ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री, एंड एज आई टोल्ड यू इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ अवर प्रीलिम्स सिलेबस। इन सबको हम फाउंडेशन बुक्स मानते हैं। अब इसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि मान लो आपने एंशिएंट पढ़ी और आपको ऐसा लग रहा है कि यार जैनिज्म बुद्धिज्म जो है वो आर एस शर्मा से ठीक से कवर नहीं हुआ। जैनिज्म बुद्धिज्म में और डेप्थ में, मे बी सेक्टर रिलेटेड और डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं। अब इस तरह की चीजों को हम कहाँ से कवर कर सकते हैं? यू कैन कवर सच टॉपिक्स probably from the coaching material wherever you are taking the coaching, or you can take help of our material that we have created under Prep IAS. Prep IAS students has created valuable material with respect to your ancient, medieval and modern India, wherein you will find in-depth factual analysis of many topics which are not a part of your routine and regular books. खाली जो टॉपिक्स जिनमें इन डेप्थ क्वेश्चन आते हैं और जिनका मटेरियल आपको रूटीन बुक में नहीं मिल रहा है, उनकी प्रिपरेशन के लिए आप वैल्यू एडेड मटेरियल यूज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स आपके लिए एक पर्टिकुलर फोटो बनाई है मैंने, एक पर्टिकुलर स्लाइड है, इसके अंदर आपकी जो मेजर नई एनसीईआरटी और पुरानी एनसीईआरटी हैं वो सब लिखी हुई हैं, ठीक है। उन सब की सॉरी फोटोज दी हुई हैं, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आपको ध्यान में रहे कि भाई मैंने गलत बुक तो नहीं खरीद ली। So with this students we come towards the final part of our discussion, और ये बुक लिस्ट से रिलेटेड है। बुक लिस्ट से रिलेटेड है क्योंकि यहाँ पे मैं आपको नई एनसीईआरटीज की वैल्यू बताना चाह रही हूँ बाय मीन्स ऑफ अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। So basically the general norm, the general mentorship that we are given is that आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा पढ़ लो, बहुत है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स आप देखेंगे the new NCERTs that are published, these are enriched factually. They have multiple terms and meanings. They have multiple new data that cannot be found both in the publication and the NCERT of R.S. Sharma and Satish Chandra. Now, why do I say that? I will substantiate it with this previous year question. 2020 में हमारे पास एक ही क्वेश्चन आया जिसमें 3 टर्म और उनके मीनिंग दिए हुए हैं। इसमें टर्म्स अगर आप देखेंगे तो औरंग, बनियन और मिरासीदार। अब फैकल्टी और स्टूडेंट समेत जिसने भी सवाल को देखा बोला है दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। However, students, this is not at all a difficult question. Rather, it was a relatively easy question provided that you had studied the NCERT. Provided that you had studied the NCERT. And which one? The new ones. ये आपकी 8वीं क्लास की किताब में से सवाल था, और आप देखेंगे हमारी नई एनसीईआरटीज में इस तरह के बॉक्सेस बने हुए हैं जिनमें आपको टर्म्स एंड मीनिंग्स मिलते हैं।
So the question was not difficult, students. It was not out of syllabus. It was a part of the prescribed book list. But what do? We tend to focus upon the most difficult books altogether, जिनसे ना तो कुछ याद रहने वाला है, ना उनका रिवीजन हो पाएगा। और यूपीएससी क्या करता है, बड़ी ही चालाकी से आपको एनसीईआरटी में से क्वेश्चन निकाल के दे देता है, जो आपको लगती है कि भाई इट्स अ चाइल्ड प्ले। Okay, so with this, I would like to end my discussion, students. I just wanted you to focus on few things, that is restricted book list, which will include your new and old NCRTs, and apart from that, consistent revision. This is the only way with which you will be able to crack the portion of history and culture. Apart from that, don't leave any particular time period altogether कि पूरा ancient छोड़ के चले गए। नहीं, ये नहीं करना है हमारे को। हर पर्टिकुलर टाइम पीरियड को पढ़ना है। हाँ, उसमें से हम कुछ टॉपिक जरूर छोड़ सकते हैं जिनमें से कम क्वेश्चन आते हैं। So with this, students, I would like to end my discussion. I hope you were able to understand the strategy thoroughly. Students, if you like the video, if you have understood the video, please like this particular video and subscribe to our YouTube channel. Thank you so much for joining me.